नमस्कार, 12th क्लास मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। तो 12th क्लास अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सारणिक का, और सारणिक के अंदर हमने आपको बेसिक सारणी के बारे में बताया था। आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ इसको। सारणिक के अंदर हम बात करेंगे सारणिकों के गुणनफल के बारे में। देखो, सारणिक के गुणनफल में आपको दिक्कत नहीं आएगी जितने आएगी, क्योंकि सारणिक क्या होता है, सारणिक हमेशा क्या होती है, एक वर्ग होती है। क्या होती है? तो वो फिक्स होती है कि 2 की होगी या 3/3 की होगी या 4/4 की, वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के, देखो मैट्रिक्स हमें, ठीक है, जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की तब हमें दिक्कत आती है। तो यह सारणिक जब भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे कि 2/2 की है या फिर ऐसे मान लो n/m की है, कितनी बाई की n की है, n/m की, क्या मैट्रिक्स। लेकिन आप जानते हो ये मैट्रिक्स है, मान लो n/m की, बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे थोड़ी सी। ये मैट्रिक्स है n/m की, तो दूसरी बाई मैट्रिक्स m/p की होनी चाहिए या m/ कुछ की होनी। कहने का मतलब है n × m और दूसरे का m × p, इनका ये इनिशियल जो है ना m, ये क्या होना चाहिए, सेम। जब ये सेम है तभी हम दोनों उनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना उसको हम क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है वो हमें मिलेगा की मैट्रिक्स, n/p की मैट्रिक्स। कहने का मतलब है आपके पास तो यहाँ पर 3/4 की होगी तो वो 2/4 की क्या, मतलब 2 तो उसके अंदर पंक्ति होंगी और 4 उसके अंदर क्या होंगे, स्तंभ होंगे। 4 उसके अंदर क्या होंगे, स्तंभ होंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बातें डिटरमिनेंट मायने नहीं रखते, क्योंकि डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक जो होती है वो n × n की होती है, तो दूसरी वाली भी डेफिनेटली n × n की होगी। सीधी सी बात है। यहाँ अगर n लेना है मेरे को, 2 × 2 की है, दूसरी भी 2 × 2 की होगी, तीसरी 3 × 3 की, तीसरी भी 3 × 3 की होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या होंगे, यानी कि जो उनका मैंने कल बताया था डिग्री जो मैंने बताई थी वो उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या हो पाएंगे, गुणा हो पाएंगे आपस में। चलो भाई, ये तो बात हो गई अपनी गुणा की। लेकिन आगे बात करते हैं गुणा करते कैसे हैं। देखो, गुणा करने की 4 विधियां हैं हमारे पास में। 2 सारणिकों को या फिर 2 मैट्रिक्स, 4 विधियां हैं, लेकिन यूजुअली मैं एक ही विधि यूज करूंगा और उसी विधि को आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि बाकी में कंफ्यूजन ज्यादा है भाई, ठीक है। विधि है पंक्ति को पंक्ति से गुणा, पंक्ति को या तो ये विधि यूज कर लो पंक्ति को पंक्ति से गुणा, या फिर ये विधि यूज कर लो पंक्ति को स्तंभ से गुणा, या फिर ये यूज कर लो स्तंभ को स्तंभ से गुणा, या फिर ये यूज कर लो स्तंभ को पंक्ति से गुणा। एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास में एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32, A33, कोई है वहाँ पे है B11, B12, B13, B23, 21, 22, B2। मतलब पता है ना आपको, I और J का मतलब, ये तो पंक्ति और ये स्तंभ, ठीक है। अपन ने लास्ट टाइम पे छोड़ा था C11, C12, सॉरी B31, B32 और B33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पर एलिमेंट फाइंड होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट फाइंड होंगे। तो आप क्या करना, किसी एक की भी तो पंक्ति ले लेना, और जिसकी तो दूसरे वाले का क्या लेना, आप स्तंभ ले लेना। जैसे कि मैं इसकी पंक्ति लूँ तो ये है पंक्ति, इसका क्या ले लेना, आप स्तंभ ले लेना, और पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना। पंक्ति के एक एलिमेंट को स्तंभ के एक एलिमेंट से क्या करना, आप गुणा करना, बाकी सबको जोड़ते जाना। कैसे? देखो, आप A11 को B11 से क्या करोगे, गुणा करोगे। फिर पंक्ति कर रहे ना, पंक्ति का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A21, यहाँ देखो, यहाँ स्तंभ, यहाँ ले रहे पंक्ति, फिर ऐड करोगे। ये सारा काम सिर्फ इस पहली स्टेप के लिए है। A21 A21 B12, फिर प्लस A31 और B13, ऐसे करके ये वाला एलिमेंट आएगा। इनको जोड़ोगे ना आप, तब ये वाला। अब मान लो ये एलिमेंट चाहिए, तो पंक्ति तो यही है अपनी, सॉरी स्तंभ तो यही है, पंक्ति चेंज हो जाएगा। पंक्ति देखो ये क्या रहेगा, A11 B21, फिर प्लस A21 B22 प्लस A31 B23। समझ गए भाई, ये आ गया। अब तीसरे के लिए भी यही पंक्ति, इससे ये वाला आ जाएगा, इससे एक पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब अपन उठाएंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्टेप आ जाएगी। तो
ये स्टेप आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी बात समझ में। फिर हम लेंगे तीसरा वाला स्तंभ, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देखो कंफ्यूज मत हो, प्रैक्टिकली करके देखते हैं फिर समझ में आएगा भाई। क्या करते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ तो गए अच्छे से। देखो भाई अब ले लेते हैं अपन इसके ऊपर एक एग्जांपल, से बात अच्छे से समझ में आ जाएगी भी अपने कि क्या बात हो रही है यहाँ पे अपने पास में। तो बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ले लो कोई भी अपनी मन से भाई, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, देखा दिखाया एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अपन को मालूम पड़ जाए कि अपन ने सही किया है भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल है 1 बराबर 1 2 1 1 2, ठीक है, 2 1 1 1 2 1, और डेल्टा 2 दे रखा है अपन को 1 0 0 0 2 1 0 1 2। चेक कर लेता हूँ मैं, 0 2 1 0 1 2, ये अपने पास में डेल्टा 1 2 है। आपको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा 1 को डेल्टा 2 से। दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो सर आपने जोड़, इसके बाद अपन जोड़ने घटाने की बात करेंगे जो कि बहुत आसान है। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड है, भाग देना कुछ नहीं है, भाग देना बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई पहले बताया है। देखो भाई, तो एक साथ लिख लो भाई, इनको एक साथ लिखेंगे 1 2 2 1 1 1 2 1, अब एक बार के लिए, ठीक है। इसको 1 0 0 0 2 1 0 1 2 करते हैं। देखो मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं अपन। तो मैंने क्या बताया था, इस पंक्ति को इस स्तंभ से क्या करना है, गुणा। 1 को गुणा करेंगे 1 से 1 आ जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 0 से 0 आ जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 0 से 0 आ जाएगा, 1 + 0 + 0। इसका काम खत्म हो गया, A11 का काम खत्म हो गया। A12 की बात करेंगे, पंक्ति यही पकड़ रखी है मैंने, स्तंभ यही पकड़ रखा है, पंक्ति चेंज हो गई। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आएगा 0, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 4, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा 1, कितना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई। को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, यानी कि इसकी जगह टोटल अपन कितने लिख देंगे 5, इसकी जगह चलो आगे और लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन वापस 0 से, कितना आएगा 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, एक बार देख लो, को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0 से 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा 2, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2। एक मिनट, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ आना चाहिए, और 1 को 2 से करेंगे तो 2। आ जाओ भाई, खत्म हो गया। अब कौन सी पंक्ति सॉरी इस स्तंभ का काम खत्म हो गया। अब कौन सा स्तंभ उठाएंगे, ये वाला स्तंभ उठाएंगे अपन। तो वापस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आएगा 0, 0 से कितना आएगा 0, खत्म काम। अब इसकी बारी, 1 को कितना आएगा 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा 2। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब इसकी बारी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आया 0, 1 को मल्टीप्लाई 1, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आया 4। आई बात, देखो 0 1 4 2 3 3 आ रहा है इसका भाई। वापस चेक करते हैं अपन, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ठीक है 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 सही तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ये भाई 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया, और 2 को मल्टीप्लाई
1 से 2 2 और 1 को मल्टीप्लाई 0 से 1 और 4 5। अब बात है तीसरे की 2। अच्छा इसको इससे तो किया ही नहीं भाई, मल्टीप्लाई अपन ने कर लिया क्या 1 2 1। अब इसकी 2 को 1 से करेंगे, फिर 1 को 0 से 1 को 0 से, ठीक है। फिर 2 को 0 से करेंगे जी ख़त्म। 2 को 1 से करेंगे 2 1 से 1 से करेंगे कितना आएगा 3। और फिर 0 1 2 कितना आ गया 3। ये आ गया अपने पास में टोटल कितना आ गया 4 1 कितना आया 4 5 और 2 3 3। ये आ गया अपने पास में आंसर मल्टीप्लाई करने का। समझ गए मल्टीप्लाई करना? देखो वापस समझा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करने में कैसे। आपको देखो सबसे पहले कोई भी या तो पंक्ति सिलेक्ट कर लो या स्तंभ सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने ये स्तंभ सिलेक्ट, इस स्तंभ को इस पंक्ति से गुणा करूंगा तो मेरे को मिलेगा A11। फिर इसी पंक्ति को इसी स्तंभ को इससे गुणा करूंगा तो, और इसी को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो मिलेगा मेरे को A13। आई बात समझ में? अब बारी आएगी इसकी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या मिलेगा A21। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या मिलेगा A22। इससे तो क्या मिलेगा A23। अब बारी आई इसकी, मल्टीप्लाई करूंगा इससे जी क्या नाम आएगा A31। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे 31। इसको मल्टीप्लाई इसके करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो कितना मिलेगा A33। ये है इसका तरीका भाई, किसका सॉल्व करने का, सारणिक का है। ये बात हुई अपन को सारणिक के गुणन के बारे में। जोड़ और बाकी बहुत आसान है, देखो देख लेते हैं अपन। जोड़ और बाकी बहुत आसान है, एलिमेंट से एलिमेंट जुड़ जाएगा भाई और कुछ नहीं बचा जोड़ और बाकी के अंदर। एलिमेंट से एलिमेंट जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये छोटा सा ले लूँ 1 2 2 1 और इसको जोड़ना है 1 1 2 1। तो देखो 1 से 1 जोड़ दो 2, 2 से 1 जोड़ दो कितना आया 3, 2 से 2 जोड़ दो कितना आया 4, 1 से 1 जोड़ दो कितना आया 2। ये हो जाएगा इसका ऐड। अगर आपको सबट्रैक्ट करना है, मान लो सबट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 1 - 1 0। ये आ गया आपको माइनस करने के बाद में जो प्राप्त होएगा। समझ रहे हो भाई बात को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब कल आपको मैंने सारणिक को खोलना तो सिखाया था। जैसे कि मान लो कोई भी सारणिक है अपने पास में, कोई भी सारणिक है 1 2 3 3 2 1 1 1 1। इसका मान निकालना बताया था भाई मैंने कल। कैसे मान निकालते हैं? मान लो इस पंक्ति से खोलना है तो इसको बाहर ले लो, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या सारणिक बनी, ये और ये बनी, मल्टीप्लाई करो 2 एकम 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1, फिर -2, इसको और इसको दबा लो। -2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो i j की वैल्यू प्लस है, यहाँ पर i j की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की। क्यों? A12 है, 12 यानी कि 1 + 2 यानी कि कितना हो गया 3। ये तो बताया था मैंने कल मैंने क्या बताया था इसको सहखंडज और उपसारणिक से खोलने के लिए। क्या बताया था? सहखंडज और उपसारणिक से खोलने के लिए बताया था मैंने। क्या बताया था? Fij Mij ऐसे करके बताया था मैंने इसको मल्टीप्लाई करना। कल सिखाया था ना इसको मैंने खोलना भाई, ठीक है। कल वाले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो में देख लेना भाई कैसे खोलते हैं इसको। 2 वाला देखा तो इसको और इसको दबा लो कितना आया 3 - 1 कितना आया 2 और फिर 3। ये और ये दबा लो कितना आया 3 - 2 कितना आया 1 आया। तो ये हो गया 1 4 3। ये कितनी आ गई इसकी वैल्यू 0। कितनी आ गई इसकी वैल्यू 0 आ गई। ये खोलना सिखाया था। लेकिन देखो कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई थी, कुछ सिद्धांत कराए थे भाई, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो कई बार जब अपन सारणिक को खोलते हैं ना तो हमें डायरेक्टली उसके रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। तो कुछ विशेष सारणिकों के मैं मान लिख रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। चलो उनको तो अपन बाद में देख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे विशेष सारणिकों के मान। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सममित विशिष्ट स्पेशल डिटरमिनेंट है अपने पास में, विशेष सारणिक। देखो भाई इसमें पहला नाम किसका आता है? इसमें पहला नाम आता है सममित सारणिक का। देखो भाई सारणिक और मैट्रिक्स, इसके बाद मैं आपको मैट्रिक्स कराऊंगा भाई। सारणिक और मैट्रिक्स में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारणिक के अंदर बता रहा हूँ वो मैट्रिक्स में हूबहू यूज होंगी भाई। याद रखना सारणिक और मैट्रिक्स में इतना ही फर्क है कि जो मैट्रिक्स जो सारणिक है उसमें हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है एक तरीके से, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करेंगे,
मैट्रिक्स आई में आई और जे की वैल्यू अलग होती है और ये क्या होती है, एक वर्ग होती है। ये क्या होती है, एक वर्ग होती है, सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है, सममित मैट्रिक्स किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर सममित सारणिक किसे बोलते हैं, जिस सारणिक में आई जे बराबर क्या हो, ए जे आई। आई जे का मतलब जानते हो, आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। कहने का मतलब है अगर 1 2 की वैल्यू A21 के बराबर हो किसी सारणिक के अंदर तो वो सारणिक क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स। सममित सारणिक A13 A34 A41, अरे 41 तो आता ही नहीं है भाई, A22 के बराबर आएगा, A23 A32 के बराबर, यानी कि ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर अगर आ रही है तो वो जो अपने पास में सारणिक होएगी वो सारणिक कौन सी होएगी, सममित सारणिक। तो जिस सारणिक में ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर हो क्या कहलाती है, सममित सारणिक कहलाती है। देखो भाई इसका एग्जाम्पल ले लो भाई, एक एग्जाम्पल है इसका एच जी बी एफ सी। इसमें देखो कोई भी उठा लो आप, जैसे कि एलिमेंट है भाई A23 है ये, तो A32 के बराबर है कि नहीं है चेक करो। A32 कौन सा है, थर्ड, ये रहा A32। देखो F आ रहा है कि नहीं आ रहा। A13 है, A31 के बराबर आना चाहिए। A13 कौन सा होता है, ये रहा जी। A31 कौन सा, ये रहा देखो जी। आएगी नहीं आई बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सममित सारणिक। इसको हम क्या बोलेंगे, सममित सारणिक। एक और एग्जांपल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो भाई, आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। दूसरा अपन लिख रहे हैं विषम सममित सारणिक। इनका देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बताऊंगा मैं अच्छे से। दूसरा है अपने पास में विषम सममित सारणिक। विषम सममित सारणिक में देखो क्या रोल है, वही वाली बात जो बताई थी आपको, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई होता है। इसमें ए आई जे बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे आई होता है, ए जे आई होता है। जिस सारणिक में प्रत्येक अवयव ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई हो उसे क्या बोलते हैं, विषम सममित सारणिक। क्या बोलते हैं उसे हम, विषम सममित सारणिक। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो मुख्य विकर्ण होता है ना इसके अंदर, वो ऑलवेज क्या होता है, इसके अंदर जीरो होता है। इसके स्टार लगा के लिख दो, विषम सममित सारणिक में मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा शून्य होते हैं। अब आपके दिमाग में बात आती है सर क्यों होते हैं, आप अच्छे से जानते हो भाई, मुख्य विकर्ण क्या सा होता है, A11 A22 A33 यही तो होता है। अब देखो अपनी परिभाषा क्या बोलती है, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई होता है, तो A11 बराबर A11 ही होएगा। इसका उल्टा भी ये माइनस हो सकता है क्या, वो सेम एलिमेंट खुद का माइनस तो किसी कीमत में नहीं होगा, इसलिए। लेकिन अगर वो जीरो हो तो जीरो बराबर वो जीरो पॉसिबल है, क्योंकि जीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो जीरो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल हो गया तो उसको अपन क्या ले लेते हैं, ऑलवेज क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 0 3 -1, ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, -3 5 और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से माइनस, ये हो जाएगा +1 -5। इसमें आप चेक कर लो, A13 कौन सा है, माइनस का 1, और A31 कौन सा होगा, प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, सममित और विषम सममित सारणिक हो गए। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इसके बाद में इसके कुछ गुण दिखा देता हूँ मैं, किसके, सममित और विषम सममित सारणिक के। सममित और विषम सममित सारणिक के पहला गुण तो मैंने लिखा दिया कि इसके विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसके विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं,
ये किसके गुण है भाई? ये सम्मित और विशेष सम्मित, सम्मित व विषम सम्मित के गुण है भाई। पहला गुण देखो, पहला गुण क्या बोलता है? विषम सम्मित का, समकोटि का विषम सम्मित सारणिक का मान पूर्ण वर्ग होता है। देखो समकोटि के विषम सम्मित सारणिक का मान हमेशा क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। ये भाई याद रखने वाली चीज़ें हैं। हालांकि याद नहीं भी रखो तो काम चलता है, क्योंकि अपन उसको हल कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है टाइम कम होता है एग्जाम में, तो हल करने की जगह अपन उसको डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख सकते हैं भाई। समकोटि के विषम सम्मित सारणिक का मान हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। वह विषम कोटि का, विषम कोटि का मतलब 3/3 का, 5/5 का, और समकोटि का मतलब 2/2 का। विषम कोटि के विषम सम्मित सारणिक का मान 0 होता है भाई। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है भाई। क्या होता है भाई? आपका इसका मान 0 होता है। अब देखो हमने इसका सारणिक के बारे में जो चर्चाएं कर ली, ठीक है। अब अपन इससे क्रैमर रूल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो क्या आता है इसके अंदर। एक छोटा टॉपिक आता है, लेकिन वो टॉपिक यहाँ मैं क्योंकि यहाँ पर अवकलन नहीं किया हुआ हमारा। उस टॉपिक का नाम है सारणिक। देखो अवकलन करना मैं आपको सिखाऊंगा, आप मेरे को रिमाइंड करा देना। जब भी मैं अवकलन आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको सारणिक का अवकलन करना भी सिखा दूंगा। तो यहाँ ये वाला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पर अपन स्किप करेंगे, और इस टॉपिक को कब सीखेंगे अपन? जब अपन अवकलन करना सीखेंगे ना। तो अवकलन करना सीखने के बाद ही सारणिक का अवकलन करना सीखेंगे। बड़ा ही इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अपन जो सारणिक को हम क्यों पढ़ रहे थे, क्या रीजन था सारणिक को पढ़ने का, वो आ गया हमारा, और उसका नाम है क्रैमर हल। यानी कि अपन क्या करेंगे? रेखिक समीकरणों का सारणिक की सहायता से रेखिक समीकरणों को हल करना, सारणिक की सहायता से रेखिक समीकरणों को हल करना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी से बनेगा भाई, कि सारणिक की सहायता से आप क्या करोगे? सारणिक करोगे रेखिक समीकरणों का हल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं भाई अपन की सहायता से रेखिक समीकरणों का हल। टॉपिक बड़ा अच्छा है अपने पास में। अब मान लो कोई भी रैखिक समीकरण मैं लिख देता हूं अपने मन से। ऐसी होती है रैखिक समीकरण। कोई भी होती है भाई, अपन 3x + 4y + 5z इस टाइप की होती है ना। अपन इसको हल करते हैं, हल करने के लिए अपने पास दिक्कत होती है ना, तो ये अपन किससे हल कर लेंगे? सारणिक से। सारणिक को पढ़ने का मेन मकसद यही था कि जो एल्जेब्रिक जो अपने पास इक्वेशंस आती है ना, जो अपने पास में लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस आती हैं, उसको हल करना इससे बड़ा ही ईजी हो जाता है भाई। देखते हैं भाई, अब इसके अंदर 2-3 चीजें अपन को करनी पड़ेंगी। पहले तो बनाना पड़ेगा सारणिक। किस सारणिक है वो ध्यान से देख लो भाई। अपन इसको यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा, डेल्टा कैसी होगी? डेल्टा होगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये तो लेंगे हम डेल्टा। डेल्टा का मतलब इसका मान निकालेंगे अपन, A1 B1, ठीक है, A2 B2 A3 B3। चलो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो आप, A1x B1y C1z A2x, इस टाइप से लिख लो भाई इस इक्वेशन को आप एक बार ले। देखो रैखिक समीकरण तो किसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख लो आप इसको, A1x B1y
जीरो रखो इसमें, A1 B1 C1 A2 B2 C2, देखो सब 2 2 है ना, A3 B3 C3 और D3 इस टाइप से। अब देखो भाई, अब आप निकालोगे डेल्टा, डेल्टा लिखोगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी A1 B1 C1 लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो इसके मान निकालने हैं। तो आप ऐसा, ये एक सारणिक बन जाएगी, इसको 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 इनको लेकर एक सारणिक बना लोगे, उसको हम बोल देंगे डेल्टा। डेल्टा अब हम लेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 लेने का तरीका देखो, जब भी हम 1 ले रहे हैं ना, तो पहली वाली लाइन आप गायब कर दो, पहली वाली लाइन गायब कर, बचेगा B1 C1 B2 C2 B3 C3। तो बचेगा क्या भाई अपने पास में, बचेगा अपने पास में यहाँ पर D1 D2 D3 लगा दिया भाई। दूसरा देखो डेल्टा 2, डेल्टा 2 लगाया अपन ने, तो मैंने बताया अगर 1 है तो पहली लाइन गायब करी, दूसरा है तो दूसरी लाइन गायब करो, A1 A2 A3 C1 C2 C3, यहाँ आ जाएगा D1 D2 और D3। अब डेल्टा 3 अपने पास में, डेल्टा 3 देखो, डेल्टा 3 यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये हो जाएगा D1 D2 और D3, ये निकाल लिया अपन ने। अब यहां पर लगेगा नियम, क्रैमर नियम क्या बोलता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, डेल्टा की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 3 भी नॉन जीरो है, ये भी क्या है, 0 नहीं है, तो x का मान निकलेगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ये किस x का, y का मान निकलेगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 कैसे फाइंड करोगे, ये रहा भाई मेरे पास में डेल्टा, इसको हल करोगे क्या मिल जाएगा आपके पास में, डेल्टा 2। हल कैसे करोगे, हल करना सिखा दिया भाई सारणिक को मैंने। ये हो गया अपने पास में y की वैल्यू, और ये रही अपने पास में z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये तो बात होगी एकदम सीधी सीधी, और क्वेश्चन इससे कंपटीशन में नहीं बनता, आपके एग्जाम्स में बनता है। कंपटीशन यहाँ से स्टार्ट होता है भाई आपके पास में, कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो तो, डेल्टा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, वह डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा कम से कम एक, कम से एक अशून्य हो, यानी क्या हो, नॉन जीरो। डेल्टा तो 0 हो, डेल्टा 1 कम से कम एक नॉन जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो होने का मतलब ऊपर तो हो गया कुछ वैल्यू और नीचे हो गया 0, अपनों को क्या देगा वो, अनंत देगा भाई, अपनों को क्या दे देगा वो, अनंत देगा। तो इसके लिए अपन बोलेंगे ये हो जाएगा असंगत हल, असंगत हल तथा कोई हल नहीं। इसका क्या बोलेंगे अपन, कोई हल नहीं। दूसरी बात कि डेल्टा तो क्या हो, 0 हो, डेल्टा 0 हो तथा डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3, ये भी आपस में क्या हो, 0। देखो यहाँ बोला और यहाँ बोला इनमें से कोई एक 0 नहीं है, यहाँ मैंने बोला ये सारे ही क्या है, 0 हैं, तो अनंत हल विद्यमान होंगे। फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, अनंत हल। अनंत हल क्यों विद्यमान होंगे भाई, क्या बन जाएगा, 0/0 0/0 0/0 0/0, तो बहुत सारे हल। अपन ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं कि भाई कुछ नहीं है, क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल विद्यमान होंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस से याद भी करा दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो आप। तीसरी बात है कि डेल्टा तो क्या है, 0 है, डेल्टा तो क्या है, 0 है, तथा ये जो अचर है ना अपने पास में D1 D2 D3, D1 बराबर D2 बराबर D3, ये भी क्या है, 0। इंपॉर्टेंट है भैया कि डेल्टा तो 0 हो, D1 D2 D3 भी क्या हो, तो उसके अपन बोलते हैं निकाय के अनंत हल होंगे। पहली बात तो निकाय के अनंत हल, अशून्य अनिरर्थक हल होंगे, नॉन ट्राइवल जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होंगे, अर्थात अनंत हल का मतलब क्या होगा,
निरर्थक यानी कि नॉन ट्राइवल, अनिरर्थक यानी कोई भी इसका मान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, अनिरर्थक होंगे ये भैया। क्या होंगे? अनिरर्थक। मैं चेक करता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। हाँ भाई यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है भाई, अनिरर्थक हल होंगे अपने पास में, ठीक है। अब चौथी और एक लास्ट बात बच गई अपने पास में, तो जीरो, ये तो जीरो हो लेकिन इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो, ठीक है, और ये जीरो नहीं हो, सॉरी ये तो जीरो नहीं हो और इनमें से कोई एक क्या हो, उनमें से सारे क्या हो, जीरो हो। अपन ये बात कहाँ लिख देते हैं, यहाँ कि भाई डेल्टा तो जीरो के बराबर नहीं है तथा d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर क्या हो, जीरो हो। d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर क्या हो, जीरो हो, ठीक है भाई। तो ये होगा ट्राइवल सॉल्यूशन। कैसा होगा ये भाई? अपने पास में शून्य हल होंगे भाई, निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा वो अद्वितीय हल? x बराबर जीरो, y बराबर जीरो। वो हल क्या होगा? x बराबर जीरो, y बराबर होगा जीरो होगा, उससे हम बोलेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन यानी कि शून्य हल, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइवल सॉल्यूशन यानी कि शून्य हल। तो ये सारी बातें हैं, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ क्रैमर रूल का। यूजुअली बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आता है वो स्टार्टिंग से ही आता है। कहाँ से आता है? पहले से। आगे जो नीचे वाले हैं वो सारे किससे आते हैं? कंपटीशन के लिए आते हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आप डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 समझ गए अच्छे से। डेल्टा निकालने का मतलब है जो समीकरण है उसको अपन ने सारणिक बना लिया। डेल्टा 1 का मतलब है कि 1 वाली जो एक नंबर की जो स्तंभ है ना, उस जो अचर पद है वो डाल दिए और बाकी जो वह है वह सेम टू सेम, और वैल्यू निकाल दी, डेल्टा की वैल्यू निकाल दी। डेल्टा 1 मतलब 4 सारणिकों को अपन ने क्या कर लिया? हल कर लिया, ठीक है भाई। 4 सारणिक अगर अपन ने हल कर लिया तो देखो फिर होएगा क्या। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि डेल्टा नहीं हो, डेल्टा का मान जीरो नहीं हो। अगर डेल्टा का मान जीरो नहीं है और इनका भी मान जीरो नहीं है तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करके x, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करके y और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा करके z निकाल लेंगे। ये बात तो हो गई अपनी बोर्ड्स की, यही खत्म हो गई। अब आगे की बात करते हैं कि अगर डेल्टा जीरो हो, ये जीरो नहीं है, अगर डेल्टा जीरो हो, एक जीरो नहीं हो, इनमें से कोई एक जीरो नहीं हो तो अनंत हल विद्यमान होंगे। कैसे हल विद्यमान होंगे? अनंत हल विद्यमान होंगे और असंगत होगा। क्या होगा ये? कि डेल्टा तो जीरो नहीं है और बाकी सारे डेल्टा 1, डेल्टा 2 जीरो हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे जीरो हैं, तो इसके अनंत हल विद्यमान होंगे। सॉरी, ये इसके तो थे कोई हल, इसके होंगे अनंत हल। जो पहले कोई हल नहीं होगा, इसके अनंत हल विद्यमान होंगे। इसके क्या होंगे? अनंत हल। अब सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की, यानी कि अनिरर्थक और निरर्थक के बारे में। अनिरर्थक कब आएगा? जब डेल्टा की वैल्यू तो जीरो है और d1 सभी जीरो हो गए। सभी क्या जीरो हो गए? सभी जीरो हो गए तो अनिरर्थक यानी कि नॉन ट्राइवल, अनिरर्थक यानी कि नॉन ट्राइवल। और अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है और d1, d2, d3 की वैल्यू जीरो है, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है और d1, d2, d3 की वैल्यू जीरो है, तो उसे हम बोलेंगे शून्य हल, यानी कि x की वैल्यू भी जीरो, इस x वैल्यू भी जीरो और z की वैल्यू भी क्या फाइंड होगी? आपको जीरो फाइंड होगी। समझ गए भाई? अच्छी सी बात। और एक क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं भाई। क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। बड़ा पड़ गया भैया। देखो भाई कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है। कंपटीशन में क्वेश्चन लेते हैं कि के वे मान ज्ञात करो, वे मान याद करो जिसमें निकाय क्या बोल रहा है? निकाय एक अनिरर्थक हल रखता हो। अनिरर्थक का मतलब आपके दिमाग में क्या है? तथा d1 बराबर d2 बराबर d3 क्या हो जाएंगे? जीरो। और निरर्थक में क्या आएगा? ये जीरो नहीं रहेगा भाई, ठीक है। क्या हुआ है उसने मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, उसने x प्लस के वाई प्लस 3z बराबर जीरो, उसने खुद ने ही जीरो दे दिया। उसने खुद ने क्या कर दिया? जीरो दे दिया उसको। दूसरा है, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है देखो, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये x
के एक्स प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0। और तीसरी बात क्या लिख रखी है इसने अपन से, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। इसका एक निरर्थक हल है, इसका अपन को क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो देखो ये बोल रहा है इसका एक निरर्थक हल है, यानी कि मेरे पास क्या है, डेल्टा बराबर और d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर भी 0 है। देखो ये तो मेरे पास में 0, अब मेरे को निकालना है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है मैंने बताया था, इन सबको लिख लो, 1 k3 k2 2 2 3 4, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो भाई। 1 लिया मैंने, इधर से काटा, 8 माइनस 6 कितना आया 2, माइनस के लिया, इधर से काटा 4k माइनस 4, 4k माइनस 4, और फिर प्लस 3, इधर से काटा 3k माइनस 4, 3k माइनस क्या लिखना है ये 0। तो जगह 2 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आ गया 4k स्क्वायर 16 प्लस 18 माइनस 12 कितने हो गए, प्लस के, और ये हो गया अपने पास में 9k प्लस के बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, 6k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 6 बराबर 0। क्या हो गया ये, इसको सॉल्व कर लेना, के की क्या आ जाएगी आपके पास में, वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से अपने पास में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो थैंक यू क्लास। अपन अब अच्छा हाँ, क्यों थैंक यू भाई, एक लेते हैं सॉल्व करना। आपको समझ में आई क्या, विशेष सारणिकों के मान और लिख देता हूँ भाई, सारणिक खत्म ही करते हैं ना, क्यों एक और क्लास लगाएं अपन इसके बाद। अगर आपको जरूरत हो पूछ लेना भाई। और सारणिक के विशेष सारणिकों के मान और लिखने हैं अपने पास, अभी विशेष सारणिकों के मान लिख देते हैं अपन। देखो भाई ये डायरेक्ट विशेष सारणिकों के मान डायरेक्ट याद रखना है भाई आपको, रटने वाली चीज़ें हैं। रटने वाली चीज़ें वैसे नहीं है, आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, इसका सोल्यूशन निकाल के इसको कर सकते हो भी डायरेक्ट भी इसको, ठीक है। तो देखो पहला है अपने पास में ABCA CAB बराबर होगा 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। डायरेक्ट आप चाहो तो सोल्यूशन निकाल सकते हो इसका, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 ABC B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर होगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ठीक है। तीसरा है 1 1 1 1 1 ABC A³ ABC BC BC CA AB बराबर वैल्यू आ जाएगी इसकी A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर भी इसी टाइप से है 1 1 1 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और उसके बाद में अपने पास में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू देखो दिख रही है कि अपने पास में A माइनस B, B C माइनस A माइनस B, B माइनस C, C माइनस। पांचवा देखो भाई अपने पास में इस टाइप से ही है भाई सारे 1 1 ABC 1 1 1 AB, ऐसा कुछ 1 1 1 ABC, लेकिन सेम थोड़ा ना करेंगे इसको, अपन इसको करेंगे A³ प्लस A³ B³ C³। आई बात समझ में, थोड़ा सा अलग हुआ ना। और अगर इस एक और है इसके जैसा ही, उसकी वैल्यू साथ साथ लिख लेता हूँ ABC B प्लस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A प्लस C स्क्वायर, ये हो जाएगा B प्लस C, C प्लस A प्लस। याद करने पड़ेंगे, और याद नहीं हो तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो भाई, ठीक है। वो हो जाएंगे A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये मिटा देते हैं भाई आपके लिए। ये कुछ सारणिक हैं, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है भाई, ठीक है। ए बी सी ये हो जाएगा अपने पास 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और लास्ट में हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ऐसा कुछ नहीं है ना, देखो ये ए बी सी है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, कंफ्यूज मत हो ना भाई थोड़ा सा, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इनको डायरेक्ट निकालना है भाई। ये हो गया आपका टॉपिक खत्म सारणिक का, सारणिक से रिलेटेड। थैंक यू।